हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2451। साहिल के डाक केप छोड़ने के बाद वह सबसे पहले सीलिया के घर गया। जब जॉन और मिंडी ने साहिल को देखा तो वे बहुत भावुक हो गए। वे उसके साथ एक जैविक पुत्र से भी बेहतर व्यवहार कर रहे थे। पति और पत्नी ने अपना काम छोड़ दिया और साहिल की कुशलता के बारे में पूछताछ करने लगे। उन्हें चिंता थी कि कहीं वे उसकी उपेक्षा न कर दें। साहिल कुछ दिनों तक सीलिया के घर रहा। शुरुआत में वह सीलिया के साथ कुछ अकेला समय बिताना चाहता था। जब से उन्होंने अर्थ को स्टार किंगडम के लिए छोड़ा था, उन दोनों के पास शायद ही अकेले में समय था। इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण ये काफी असुविधाजनक था। हालांकि वास्तविकता अक्सर कल्पना से बदतर होती है। उसकी योजनाएं हमेशा बदल रही थीं और उसकी अद्भुत कल्पना को उसकी सास मिंडी ने जबरदस्ती बर्बाद कर दिया था। मिंडी बहुत उत्साहित थी और उसने अपनी बेटी की उदास निगाहों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसका दामाद अर्थ का उद्धार करता था और सबसे बड़े वित्तीय समूह ईस्ट लीग इंटरनेशनल के पीछे का बॉस भी था। ये भी कहा जाता था कि वह बाहरी अंतरिक्ष पर हावी था। इसलिए इस तरह के किसी व्यक्ति से बात करना सम्मान की बात थी। कुछ दिनों के बाद साहिल सीलिया और उसके परिवार की अनिच्छुक निगाहों के बीच अगले परिवार के पास जाने के लिए निकल गया। इस यात्रा में साहिल का 1 महीने से अधिक का समय लगा। इस बीच उसके अर्थ पर वापस आने की खबर फैल गई। अर्थ खुशी से झूम उठी। अर्थ पर हर कोई साहिल को अपने आदर्श के रूप में देखता था। यदि हर कोई नहीं तो भी उनमें से 90% से अधिक थे। आखिरकार जब पवन ने अर्थ पर आक्रमण किया था तो इसका दुनिया भर में सीधा प्रसारण किया गया था। अब तक वह वीडियो अभी भी इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। उसके व्यूज भी चौंकाने वाले रूप से अधिक थे। साहिल जानता था कि एक बार जब वह खुद को दिखाएगा तो वह एक बड़ा सनसनी पैदा कर देगा। इसलिए उसके द्वारा इरादा किए गए लोगों के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सका। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए खुद को छिपाना बहुत आसान था। यदि साहिल इसे अनुमति नहीं देना चाहता तो 2 इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर्स, नोवा और सेलेस्ट या लरेन जैसी सेंट भी उसे नहीं खोज पाती। अर्थलिंग्स की तो बात ही छोड़ दें। सभी से मिलने के बाद साहिल अपने पुराने अधीनस्थों से मिलने के लिए ईस्ट लीग इंटरनेशनल के मुख्यालय गया। ये पुष्टि करने के बाद कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल इस पूरे समय चैरिटी कर रहा था और अनगिनत गरीबी वाले स्थानों के जीवन को बदल दिया था, उसने राहत महसूस की। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सेलेस्ट और नोवा अभी वापस नहीं आए थे। वे शायद अर्थ पर कहीं यात्रा कर रहे थे। इसलिए साहिल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सिस्टम खोला। वह हाल ही में काफी व्यस्त था और उसे सिस्टम खोले हुए कुछ समय हो गया था। उसे नहीं पता था कि बीनी और थॉर ने द स्पिरिट केज में कितना पैसा खर्च किया था या उन्होंने कितने लैविश पॉइंट्स प्राप्त किए थे। जब सिस्टम पैनल दिखाई दिया तो साहिल ने अपनी आंखें लैविश पॉइंट्स वाले कॉलम पर टिका दी। संख्या ने उसकी आंखों को चमका दिया। लैविश पॉइंट्स 6,83,765। उसके पास लगभग 700,000 लैविश पॉइंट्स थे। साहिल बहुत खुश था। उन दोनों ने द स्पिरिट केज में काफी अच्छा काम किया था। हालांकि साहिल जानता था कि बहुत सारे लैविश पॉइंट्स में एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन एरियन लॉन्गर ने योगदान दिया था। उसने उसे कुछ घर और खजाने बेचने का वादा किया था। एरियन की संपत्ति की गणना इकाइयों में नहीं बल्कि ब्लॉकों में की गई थी। इसके अलावा वहां बड़े क्षेत्रों वाले बहुत सारे मैनर भी थे। एक मैनर की कीमत आसानी से दसियों अरबों $L होगी। किसी को पता होना चाहिए कि एम्बर सिटी द स्पिरिट केज के सबसे बड़े मुख्य शहरों में से एक थी। इसलिए कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि एम्बर सिटी के केंद्र में सबसे समृद्ध स्थान पर स्थित एक बड़े मैनर की कीमत कितनी महंगी थी। एलोरा ने 8 मुख्य शहरों से बहुत सारे संसाधन छीन लिए, जिससे संसाधन समाप्त हो गए और कीमतें बढ़ गईं। इसलिए वस्तुओं को खरीदने के लिए साहिल को सबसे महंगी बाजार कीमत चुकानी होगी। बेशक वह यही चाहता था। शुरुआत में एरियन साहिल की चापलूसी करना चाहता था और उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था, भले ही इसका मतलब उसे भारी नुकसान उठाना पड़े। हालांकि कुछ गणनाओं के बाद उसे इसके बजाय इससे लाभ हुआ। अध्याय 2452। उसने कुछ बार साहिल से मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल सका क्योंकि साहिल एकांतवास में था। 680,000 लैविश पॉइंट्स। अब साहिल का माइंड और बॉडी दोनों सुप्रीम लेवल 1 पर थे। यदि वह दोनों को सुप्रीम लेवल 10 तक उठाना चाहता था तो उसे 180,000 लैविश पॉइंट्स खर्च करने होंगे, जिसका अर्थ था उसके पास अभी भी 500,000 बचे होंगे। फिर भी यदि वह अपने माइंड या बॉडी को अपग्रेड करना चाहता था तो उसे लाखों लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। उसे उनमें से एक को एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक तक उठाने के लिए 500,000 और चाहिए थे। फिर भी साहिल जल्दी में नहीं था। रियल वर्ल्ड और द स्पिरिट केज दोनों में कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे लैविश पॉइंट्स जमा कर सकता था। इसके बाद साहिल ने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को सुप्रीम लेवल 10 तक उठाने के लिए 90,000 लैविश पॉइंट्स का उपयोग किया।
फिर उसने अपने माइंड को सुप्रीम लेवल 10 तक उठाने के लिए अन्य 90,000 लाविश पॉइंट्स खर्च किए। थोड़ी देर बाद साहिल ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। फिर उसने सिस्टम खोला। बॉडी सुप्रीम लेवल 10, यू मे अपग्रेड यूजिंग 1 मिलियन लाविश पॉइंट्स। माइंड सुप्रीम लेवल 10, यू मे अपग्रेड यूजिंग 1 मिलियन लाविश पॉइंट्स। कॉम्बैट पार्शल एंशिएंट ओवरलॉर्ड, लाविश पॉइंट्स 5,03,765। स्पेशल स्किल क्लोनिंग लेवल 4। उसका माइंड और बॉडी दोनों सुप्रीम लेवल 10 पर थे और उसका कॉम्बैट भी पार्शल एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच गया था। उसके पास अभी भी 500,000 लाविश पॉइंट्स थे। साहिल ने सोचा कि चूंकि वह सफलता पाने की जल्दी में नहीं था, इसलिए उसे अपनी क्लोनिंग को लेवल 5 तक बढ़ाने के लिए 10,000 का उपयोग करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके पास अधिक क्लोन्स होंगे। जब समय आएगा, भले ही सीलिया और महिलाएं साथ न हो, वे फिर भी मिलकर संकट को संभाल सकते हैं। चूंकि उसके पास यह विचार था, वह अब इसे क्रियान्वित करेगा। साहिल ने क्लोनिंग पर क्लिक किया और एक विंडो पॉपअप हुई। आप क्लोनिंग को अपग्रेड करने के लिए 10,000 लाविश पॉइंट्स खर्च करेंगे। अपग्रेड के बाद आपकी क्लोनिंग 5 होगी। आपके क्लोन्स भी 9 से बढ़कर 27 हो जाएंगे। कृपया पुष्टि करें कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 विकल्प थे, हाँ या नहीं। सिस्टम अपने होस्ट के जवाब देने का इंतजार कर रहा था। 27 क्लोन्स, इस संख्या ने साहिल को सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। उसने नहीं सोचा था कि यह इतना बढ़ जाएगा। यदि ये लेवल 6 पर अपग्रेड होता है तो क्या मेरे क्लोन्स सैकड़ों में नहीं होंगे। वह 100 से अधिक क्लोन्स के साथ हमला करेगा। वह निश्चित रूप से प्रभावशाली होगा। साहिल ने हाँ चुनने में संकोच नहीं किया। उसके क्लोन्स फिर 9 से 27 हो गए। उसके माइंड और बॉडी ने भी सुप्रीम लेवल 10 प्राप्त कर लिया, जबकि उसके कॉम्बैट ने पार्शल एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक प्राप्त कर लिया। इस क्षण साहिल के मन में एक विचार आया, अगर मैं एक वास्तविक एंशिएंट ओवरलॉर्ड से मिलता हूं तो क्या मेरे 27 क्लोन्स और मैं उसे हरा देंगे। मेरे क्लोन्स सामान्य पार्शल एंशिएंट ओवरलॉर्ड्स नहीं हैं, बल्कि डेथ वॉरियर्स हैं। वे किसी भी समय खुद को बलिदान करने के लिए आत्मविस्फोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक वास्तविक एंशिएंट ओवरलॉर्ड भी इस तरह के डेथ वॉरियर्स का सामना करने में परेशानी महसूस करेगा। इसके अलावा यह 1 या 2 नहीं बल्कि 27 हैं। जब तक दुश्मन 27 क्लोन्स और मेरे मुख्य स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकता। नहीं तो भले ही वे कुछ क्लोन्स को नष्ट कर दें, मैं फिर भी ब्लड एसेंस के साथ और अधिक बुला सकता हूँ। अगर मेरे पास पर्याप्त ब्लड एसेंस है तो सैद्धांतिक रूप से मेरे पास अंतहीन क्लोन्स होंगे। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो साहिल को एक और प्रश्न पर विचार करना पड़ा। भले ही उसके पास बहुत अधिक ब्लड एसेंस था, फिर भी वह सीमित था। अब जब उसने इसकी गणना की तो उसने केवल 10 से अधिक बूंदों का उपयोग किया था और उसके पास उनमें से 100 से कम थे। इसलिए उसका शरीर फिलहाल इसे संभाल सकता था। हालांकि जैसे जैसे उसने अधिक ब्लड एसेंस का उपयोग किया, उसके शरीर में निश्चित रूप से कुछ समस्याएं होंगी। इसलिए उसे अभी भी अपने ब्लड एसेंस की भरपाई करने के लिए एक रास्ता सोचने की जरूरत थी। अध्याय 2453। जब वह स्टार किंगडम में था तो साहिल ने एल्बर से उन खजानों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा था जो ब्लड एसेंस की भरपाई कर सकें। हालांकि परिणाम आदर्श नहीं था। इससे उसे लगा कि शायद ये चीज स्टार किंगडम में मौजूद नहीं थी, इसलिए उसे इसे पाने के लिए लेवल 9 सिविलाइजेशन ले जाने की जरूरत थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, साहिल को अभी भी ले जाना था। ये किसी और चीज के लिए नहीं था। वह सिर्फ ऐसे खजाने प्राप्त करना चाहता था जो ब्लड एसेंस की भरपाई कर सकें। अपनी ताकत और क्लोनिंग को अपग्रेड करने के बाद साहिल खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय वह द स्पिरिट केज में चला गया। उसे वापस गए 1 महीने से अधिक समय हो गया था। यही वह जगह थी जहां से उसने अपने लैविश पॉइंट्स प्राप्त किए थे। इसलिए भले ही वह रियल वर्ल्ड पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, फिर भी उसे समय समय पर यहां आना पड़ता था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो साहिल द स्पिरिट केज के एम्बर सिटी में अपने घर वापस आ गया था। यह अभी भी वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। उसने बाहरी लोगों को बताया था कि वह एकांतवास में है, इसलिए किसी को उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। दरवाजे पर जाने से पहले उसने उस छोटे अरे की जांच की जिसे उसने जाने से पहले सेट किया था। किसी ने इसे नहीं छुआ था, जिसका अर्थ था कि कोई अंदर नहीं आया। भले ही साहिल जानता था कि कोई उसे परेशान करने नहीं आएगा, फिर भी वह सावधानी बरतने के लिए सावधान था। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने बीनी और थॉ से संपर्क किया ताकि वे उसे अपने काम की रिपोर्ट दे सकें। जब वे इसमें लगे थे तो वह पूछेगा कि क्या उन्हें कोई ऐसी समस्या आई जिसे वे हल नहीं कर सके। उन दोनों को खबर मिली कि साहिल आ गया है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना काम एक तरफ रख दिया और वापस दौड़ पड़े। एक बार जब वे रहने वाले कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने साहिल को वहां आराम से बैठे देखा। मास्टर साहिल। बीनी और थॉ जल्दी से पास गए और उसका अभिवादन किया। तुम यहाँ हो, बैठ जाओ, साहिल ने निर्देश दिया। वे दोनों सीधे थे और एक यादृच्छिक स्थान पर बैठ गए।
उसे लंबे समय से जानने के बाद वे मास्टर साहिल को जानते थे। यदि वे बहुत विनम्र होते तो वह नाखुश होता। वह काम कैसा चल रहा है जो मैंने तुम्हें एकांतवास में रहने के दौरान सौंपा था? साहिल ने पूछा। मास्टर साहिल, बीनी और थॉ ने एक ही समय में उत्तर दिया। शांत हो जाओ, मुझे एक एक करके बताओ। बीनी, तुम पहले जाओ। हाँ मास्टर साहिल, आपके एकांतवास में जाने के बाद मैंने आपके आदेश के अनुसार एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन एरियन लॉन्गर के साथ व्यापार किया। मैंने उनसे बेहतरीन स्थानों पर 3000 विला खरीदे और बहुत सारे मूल्यवान खजाने भी। मैंने आपकी बात की तरह सब कुछ बाजार मूल्य पर खरीदा। हालांकि किसी कारण से खजानों की कीमत आसमान छू गई थी। न केवल एम्बर सिटी में बल्कि बाकी मुख्य शहरों में भी। खजानों की कीमत अब उन खजानों की तुलना में थोड़ी अधिक है जो हमने तब खरीदे थे। उनमें से कुछ तो 10 गुना से भी अधिक ऊंचे हैं। अगर हम उन्हें तब खरीदते हैं जब वे अपनी उच्चतम कीमत पर होते हैं तो हमें नुकसान होगा। ये ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाजार का अनुसरण करो, साहिल ने उदासीनता से कहा। उसे खजाने नहीं चाहिए थे। वह सिर्फ उन लैविश पॉइंट्स को चाहता था जो पैसा खर्च करने के बाद खजाने के साथ आए थे। जब तक उसे लैविश पॉइंट्स मिलते रहे, खजाने उसके लिए बेकार थे। यदि पेबल्स यहाँ होती तो वह उसे उन्हें खाने दे सकता था। अब जब वह चली गई थी तो वे खजानों को यहीं छोड़ सकते थे। क्या होगा अगर पेबल्स भविष्य में वापस आ जाए? हम जो खजाने खरीदेंगे उनका हमें क्या करना चाहिए? बीनी ने पूछा। चलो एक गोदाम ढूंढते हैं और उन्हें वहां रख देते हैं। यदि हम उन्हें वहां रख देते हैं तो बाजार स्थिर होने के बाद हमें नुकसान होगा। साथ ही हम बहुत सारा पैसा खो देंगे। बीनी ने सोचा कि साहिल को खजानों की इतनी तत्काल आवश्यकता है क्योंकि उसके पास कोई आपात स्थिति थी। अंत में उसने उसे बस उन्हें स्टोर करने के लिए कहा। यदि उसने उन्हें उनकी उच्चतम कीमत पर खरीदा तो क्या उन्हें नुकसान नहीं होगा यदि कीमत मूल कीमत तक गिर गई? बीनी को समझ नहीं आ रहा था कि साहिल ऐसा क्यों कर रहा है। जब पेबल्स यहाँ थी तो उसने उसके लिए खजाने खरीदे थे। अब जब वह चली गई थी तो उसे अभी भी उनकी आवश्यकता क्यों होगी? भले ही वे पेबल्स के लिए थे, उन्हें उच्चतम कीमत पर खरीदना अनावश्यक था, है ना? बीनी, नुकसान और लाभ के बारे में मत सोचो। मेरे लिए केवल खर्च किया गया पैसा ही पैसा कहलाने के योग्य है। जो मेरे पास हैं वे सिर्फ एक संख्या हैं। जब तक मैं चीजें खरीद सकता हूं ये सार्थक होगा चाहे मैं कितना भी खर्च करूं, साहिल ने ईमानदारी से कहा। मास्टर साहिल, मैं समझ गई। मैं भविष्य में आपके निर्देशों को सुनूंगी और आपसे फिर कभी सवाल नहीं करूंगी। सच कहें तो बीनी को समझ नहीं आया कि मास्टर साहिल ने क्या कहा। अध्याय 2454। उसने अपने आप से सोचा, शायद यही मुझ जैसे छोटे आलू और मास्टर साहिल के बीच का अंतर है। मुझे लगता है कि पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन मास्टर साहिल के लिए ये सिर्फ संख्याओं का एक समूह है। ये रेल्म्स के बीच का अंतर है। यह अच्छा है कि तुम समझती हो, साहिल ने सिर हिलाया। वह भी बस बकवास कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बीनी उसे समझती है या नहीं। वह उसे भविष्य में बताएगा। यदि वह पैसा खर्च करके लैविश पॉइंट्स प्राप्त नहीं कर सकता था तो वह खजाने क्यों खरीदेगा और उनका उपयोग क्यों नहीं करेगा, या घर क्यों खरीदेगा और उनमें क्यों नहीं रहेगा? क्या वह बहुत ऊब गया था? तुम्हारे बारे में क्या, रिवर्स? मुझे अपनी हाल की प्रगति बताओ। साहिल ने अपनी नज़र थॉ की ओर घुमाई। मास्टर साहिल, मुझे आपको निराश करना पड़ सकता है। मेरे पास कोई परिणाम नहीं है। हाल ही में मैं बाजार को समझने और अपने कनेक्शनों का विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने 8 मुख्य शहरों से सब कुछ लूट लिया है। खजानों का आधा से अधिक हिस्सा चला गया है, इसलिए कीमतें आसमान छू गई हैं, थॉ ने ईमानदारी से कहा। आधे से ज्यादा खजाने लूट लिए गए। साहिल ने जिज्ञासा का भाव दिखाया। उसे याद आया कि एरियन ने इसका जिक्र किया था। उस समय उसने सोचा था कि एरियन ने उसे किसी बड़ी शक्ति की संतान समझा था, इसलिए उसने और नहीं पूछा। हर कोई इसके बारे में जानता था लेकिन किसी बड़ी शक्ति के व्यक्ति को नहीं पता था। क्या यह उसे उजागर नहीं करेगा? साहिल किसी बात से नहीं डरता था। अपनी ताकत के साथ उसे डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि किसी बड़ी शक्ति के प्रत्यक्ष वंशज की पहचान के साथ दूसरों को डराना काफी अच्छा था। यह उसे कई चीजों के साथ समय बचा सकता था। जब एरियन माफी मांगने आया तो उसने तुरंत अपनी बहुत सारी संपत्तियां साहिल को बेचने का फैसला किया जब उसे एहसास हुआ कि साहिल को उनकी आवश्यकता है। यदि उसने नहीं सोचा होता कि साहिल एक मजबूत पृष्ठभूमि से आया है तो वह उसके पास कभी नहीं जाता। साहिल को कभी भी सैकड़ों हजारों लैविश पॉइंट्स प्राप्त नहीं होते जब तक कि उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई होती। हालांकि इसके अपने खतरे भी हैं। क्या वह पावर हाउस उसे रास्ते में ढूंढ लेगा जिससे वह मिला था? ये भी साहिल के विचारों में से एक था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत सतर्क था। वह अपने से बहुत अधिक मजबूत व्यक्ति के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कि उसे पता न चल जाए कि वह दोस्त है या दुश्मन। बेशक साहिल जिस कारण से अभी जहां है वह उसके चरित्र के कारण था।
हाँ, कुछ समय पहले 8 मुख्य शहरों में कुछ बड़ा हुआ था, थॉ ने कहा। क्या है वह? साहिल ने पूछना जारी रखा। पता नहीं, यह एक वर्जित विषय लगता है। 8 मुख्य शहरों में सत्ता रखने वाली सभी सेनाएं इसके बारे में जानती हैं, लेकिन वे बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं चाहे किसी भी तरह के तरीके का इस्तेमाल करूं, पता नहीं लगा पा रहा हूं। अगर मैं बहुत सारा पैसा भी देता हूं तब भी यह काम नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वे इससे बच रहे हैं। साहिल ये सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। चूंकि एम्बर सिटी में सबसे मजबूत व्यक्ति मेयर सलम है, इसलिए अन्य मुख्य शहर भी वैसे ही होने चाहिए। यदि इस व्यक्ति ने सही मुख्य शहरों में खजाने लूटने और अनगिनत बड़ी ताकतों को इसके बारे में बात न करने के लिए डराने की हिम्मत की, तो वे हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली होने चाहिए। शायद यह वही रहस्यमयी व्यक्ति है जिससे मैं रास्ते में मिला था। शायद वह एकमात्र व्यक्ति है जो ये कर सकता है। लेकिन वह कौन हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह व्यक्ति थोड़ा परिचित है। इस क्षण साहिल को उस समय उस व्यक्ति का सावधानीपूर्वक पता न लगाने का पछतावा हुआ। ये ठीक होता भले ही उस व्यक्ति ने उसे नोटिस किया होता। उसकी उनके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वे शायद उसे नहीं मारेंगे। अध्याय 2455। साहिल को 8 मुख्य शहरों को लूटने वाले व्यक्ति के वही रहस्यमयी व्यक्ति होने का संदेह करने का एक कारण था जिससे वह रास्ते में मिला था। आखिरकार जो व्यक्ति 8 मुख्य शहरों की सेनाओं को पूरी तरह से अपनी आज्ञा मनवा सकता है, उन्हें स्वेच्छा से अपने खजाने देने के लिए मजबूर कर सकता है, और फिर भी उनके बारे में बात नहीं कर सकता है, वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इसके अलावा वह रहस्यमयी व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति था जिसे साहिल को लगा कि वह द स्पिरिट केज में आने के बाद से अब तक नहीं हरा सकता था। एम्बर सिटी में असलम की सीमित ताकत के साथ मैं उस व्यक्ति के पैर चूमने के भी लायक नहीं था। चूंकि वह अंदाजा नहीं लगा सका कि वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था, साहिल ने इसके बारे में न सोचने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो, यह घटना उसके लिए फायदेमंद थी। खजाने की कीमतों में वृद्धि के साथ उसके लिए पैसा खर्च करना आसान होगा, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अधिक लैविश पॉइंट्स मिलेंगे। उसने विषय बदल दिया। रिवर्स, ये ठीक है। भले ही तुम्हारे पास अभी कोई परिणाम न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में तुम्हारे पास वे नहीं होंगे। तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हें पहले अपने शकल का विस्तार करना चाहिए। इतनी जल्दी में मत रहो, बस अपनी गति के अनुसार काम करो। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हें मुझे ये भी बताना चाहिए कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं इस बार तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए बाहर आया हूँ। मास्टर साहिल, सच कहूँ तो जब तक आप एकांतवास में थे, हमें किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। ये सब कैप्टन लॉन्गर की बदौलत है। उन्होंने खबर बाहर कर दी, इसलिए मूल रूप से किसी ने हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं की, थॉ ने उत्तर दिया। यह अच्छा है। साहिल ने सिर हिलाया। उसने इसकी उम्मीद की थी। चूंकि एरियन उसकी चापलूसी करना चाहता था और वह एकांतवास में था, एरियन निश्चित रूप से दूसरे कोण से शुरू करेगा। बीनी और थॉ सबसे अच्छे लक्ष्य थे। जब तक उसने उन दोनों के लिए चीजें सुविधाजनक बनाई, साहिल एरियन की कृपा को याद रखेगा, चाहे कुछ भी हो। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन के रूप में वह सिर्फ एक शब्द के साथ उनकी समस्याओं को हल कर सकता था। साहिल अपनी ताकत को उजागर किए बिना ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरकार वह भी एम्बर सिटी पहुंचा था। भले ही वह शक्तिशाली था, मेयर सलम और एरियन के अलावा उसे कोई नहीं जानता था। सही, मास्टर साहिल, जब आप एकांतवास में थे तो कैप्टन लॉन्गर कुछ बार आपके पास आए थे। हालांकि वह हर बार बिना किसी परिणाम के लौट जाते थे, बीनी ने बीच में टोका। ठीक है, मुझे समझ आ गया। इसके बाद मुझे एरियन से मिलने के लिए कुछ समय मिलेगा और फिर बाद में भविष्य में एम्बर सिटी में सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगा। यदि तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते तो तुम आपस में चर्चा कर सकते हो। यदि तुम्हें कोई समस्या आती है तो एरियन के पास जाओ, मैं उसे सूचित कर दूंगा, और यदि वह इसे संभाल भी नहीं सकता तो बस मेरे वापस बाहर आने का इंतजार करो। जहां तक 8 मुख्य शहरों में हुई बड़ी घटना का सवाल है, इसके बारे में पूछताछ करना बंद कर दो। चूंकि शहरों की बड़ी ताकतें इससे इतनी डरी हुई हैं और इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करती हैं, तो यह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे वे नाराज नहीं कर सकते। यदि नहीं, तो वे लोग इतना नुकसान नहीं सहते और अपनी शिकायतों को नहीं निगलते। बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे। चिंता न करें मास्टर साहिल, हम समझते हैं। बीनी और थॉ ने एक दूसरे की ओर देखा। साहिल के विश्लेषण के बाद उनके दिलों में पहले से ही कुछ अनुमान थे। लेलर में इतनी मजबूत शक्ति वाले एकमात्र लोग शायद 5 लेलर रूलर थे। बाकी, चाहे एक व्यक्ति के रूप में हो या एक शक्ति के रूप में, 8 मुख्य शहरों में इतनी बड़ी ताकतों को कभी भी आज्ञा मानने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने उस व्यक्ति का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं की। इसके अलावा किसी ने थॉ को कोई जानकारी देने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसने उन्हें पैसे की पेशकश की हो। यह उन 5 ओवरलॉर्ड्स से संबंधित लग रहा था। ये समझ में आता था। थॉ और बीनी जानते थे, लेकिन साहिल को कोई अंदाजा नहीं था।
उसे लेले की सीमित समझ थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसने इसे समझने में बहुत अधिक समय नहीं बिताया था, अन्यथा वह जान जाता कि लेले में केवल 5 ओवरलॉर्ड थे और वह छठा था। फिर वह अपने लाभ को समझता और जानता कि वह कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए। मैं एरियन से मिलने जाऊंगा, साहिल ने आदेश दिया। हाँ मास्टर साहिल। बीनी और थॉर रहने वाले कमरे से चले गए। उसके कुछ ही समय बाद साहिल की आकृति भी गायब हो गई। एम्बर सिटी के केंद्र में मेयर के निवास से कुछ ही दूरी पर एक विशाल मैनर था। भले ही इसकी तुलना मेयर के निवास से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह काफी आलीशान था। अध्याय 2456। मैनर के प्रवेश द्वार के शीर्ष पर 2 बड़े शब्द थे, लॉन्गर रेजिडेंस। यह एरियन का घर था। एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन के रूप में एम्बर सिटी में उसका काफी उच्च दर्जा था। ये कहा जा सकता था कि बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवारों के अलावा अन्य ताकतों को उसका सम्मान करना होगा। इस क्षण एरियन कई खूबसूरत नौकरानियों से मालिश का आनंद ले रहा था। कुछ और ने फल छीले और उसे खिलाए। उसका जीवन कितना बेफिक्र था। यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ। जोर से, धत, यह अच्छा है। ठीक वहीं, रुको मत। एक और जगह बदलो। एक ही जगह को लक्षित करना बंद करो। हाँ, यह अच्छा है। जैसे ही एरियन ने अपनी नौकरानियों को निर्देश दिया, वह खुशी में कराह उठा। जो नौकरानियां उसकी सेवा कर रही थीं, वे सभी आकृति और लुक के मामले में असाधारण थीं। जब एरियन अपनी आंखें बंद करके मजे ले रहा था, तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी। कैप्टन लॉन्गर, आपकी कितनी परिष्कृत रुचि है। एरियन ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसकी नज़र चारों ओर घूम रही थी और उसने पूछा, वहाँ कौन है? उसने अपने सामने एक युवक को देखा जो पैर पर पैर रखकर बैठा था और बेफिक्र दिख रहा था। मास्टर साहिल, यह आप हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इतनी अचानक आ रहे हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं आपका स्वागत करता, एरियन ने मुस्कान के साथ कहा। उसका शरीर भी शिथिल हो गया। ये पहचानते हुए कि वह साहिल था, एरियन को यकीन हो गया कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने 1 महीने से अधिक समय पहले सुलह कर ली थी। उसके बाद उसने साहिल को खरबों $L की संपत्ति और खजाने भी बेचे। इसके अलावा एरियन ने एम्बर सिटी के व्यापारिक जगत की ताकतों से ये भी कहा कि वे तो के लिए चीजें कठिन न बनाएं। साहिल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस हाथ को काटे जिसने उसे खिलाया था। हालांकि मन ही मन एरियन थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। ये बच्चा कब दिखाई दिया? उसने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। जब साहिल बोला, तभी उसने कमरे में उसे नोटिस किया। यदि वह बिना ध्यान दिए एरियन के पास पहुंच सकता था, तो ऐसा लग रहा था कि साहिल वैसा ही था जैसा मेयर को संदेह था। वह निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी था जिसे किसी बड़ी शक्ति ने गुप्त रूप से तैयार किया था। भाग्यवश एरियन ने पहले ही चीजों को सुलझा लिया था। यदि नहीं, तो परिणाम अप्रत्याशित होते। कैसा स्वागत! आप बहुत विनम्र हैं, कैप्टन लॉन्गर। हम सब दोस्त हैं। मैंने कुछ बीच में तो नहीं टोका, है ना? साहिल ने मुस्कान के साथ कहा। कारण कि वह सामने के दरवाजे से नहीं चला और गार्डों को अपने आने की घोषणा नहीं करने दी, निश्चित रूप से एरियन को डराने के लिए था। भविष्य में जब वह लंबे समय तक द स्पिरिट केज से अनुपस्थित रहेगा, तो एरियन उसकी सबसे अच्छी मदद होगा। वह बीनी और थॉ की उनकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता था। मास्टर साहिल, आप क्या कह रहे हैं? आपको देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एरियन के ये कहने के बाद उसने देखा कि नौकरानियां अभी भी उसके पास थीं, इसलिए उसने उनसे कहा, तुम अब जा सकती हो। मुझे मास्टर साहिल से बात करनी है। हाँ मास्टर, खूबसूरत नौकरानियों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और कमरे से बाहर चली गईं। ये बस मेरा छोटा सा शौक है। मैंने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है। एरियन ने साहिल की ओर देखा। हम सभी पुरुष हैं, इसलिए हम में से किसके पास शौक नहीं है? मैं समझता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। अध्याय 2457। साहिल और एरियन ने बहुत देर तक बात की। फिर उन्होंने कुछ ड्रिंक्स पी। उसके जाने से पहले साहिल ने एरियन को बताया कि वह कुछ और समय के लिए एकांतवास में जा सकता है और उम्मीद जताई कि वह बीनी और थॉ का ख्याल रखेगा। जब इस तरह की छोटी सी बात आए, तो एरियन ने अपनी छाती ठोक दी और अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा किया। फिर साहिल लॉन्गर रेजिडेंस से निकला और घर चला गया। द स्पिरिट केज छोड़ने से पहले उसने एक बार फिर घोषणा की कि वह एकांतवास में जाएगा। सोमरलैंड, अर्थ, द क्रम्स का छिपा हुआ संप्रदाय। लरेन प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। अर्थ लौटने के बाद वह अपने गुरु और वरिष्ठों को देखने के लिए अपने संप्रदाय जाने से पहले कुछ समय के लिए घर वापस गई। आखिरकार ये वह जगह थी जहां वह 1 दशक से अधिक समय तक रही थी। ये वह जगह भी थी जहां उसे अपनी आत्मयोग्यता का एहसास हुआ था, इसलिए यह उसके लिए बहुत सारी यादें संजोए हुए थी। यदि द क्रम्स के मास्टर कोडा लरेन को संप्रदाय में वापस नहीं लाए होते, तो वह स्टैन वॉर्नर और क्लिंटन जिमरमैन के बीच फंसकर बुरी तरह पीड़ित होती।
वह चाहे किसी को भी चुनती, वह एक या दूसरे को नाराज करती। लववुड परिवार वॉर्नर और जिमरमैन दोनों परिवारों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अंत में वह अपने परिवार के पतन का कारण बन सकती थी। हालांकि उसके संप्रदाय में शामिल होने और मजबूत समर्थन मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। वॉर्नर और जिमरमैन परिवारों ने उसके परिवार के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए लरेन के मन में अभी भी द क्रम्स के लिए भावनाएं थीं। जब से वह संप्रदाय में शामिल हुई और मास्टर कोडा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उसे केवल सर्वोत्तम संसाधन ही मिले। इसलिए वह इस संप्रदाय के प्रति बहुत आभार महसूस करती थी। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर और कुछ देर यादें ताज़ा करने के बाद लरेन ने अपना पैर उठाया और संप्रदाय में कदम रखा। द क्रम्स द्वारा सेट किया गया अरे उस पर काम नहीं किया। अर्थ छोड़ने के बाद साहिल के अलावा लरेन वह थी जिसे सबसे अधिक लाभ मिला। जब वह गई थी तो वह केवल टाइगर रैंक थी। अब जब वह अर्थ पर वापस आई थी तो वह पहले से ही सेंट रेल्म में थी, एक ऐसा रेल्म जिसका स्टार किंगडम में अनगिनत लोग सपना देखते थे। यहाँ तक कि इरिडेसेंट सेक्ट के 2 वरिष्ठ नोवा और सेलेस्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। बेशक जितना अधिक उसने पाया उतना ही अधिक उसे त्यागना और अनुभव करना पड़ा। सीलिया और महिलाएं स्टार किंगडम में मौज मस्ती करने गईं और उन्हें कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। वे पूरे समय इरिडेसेंट सेक्ट में रही थीं, इसलिए उनके पास उनसे सभी खतरों को रोकने वाला साहिल था। इसके विपरीत लरेन ने न केवल निषिद्ध तकनीक के दर्द का अनुभव किया था, बल्कि उसने मृत्यु के करीब होने का भी अनुभव किया था। यदि साहिल समय पर नहीं आया होता तो वह अब तक हड्डियों का ढेर होती। दूसरों की बात तो छोड़ ही दे, एरर और उसकी बहनों द्वारा की गई निषिद्ध तकनीक ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण लोग संभाल सकें। महिलाओं में शायद केवल सलीना ही इसे सह सकती थी और इससे पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकती थी। बाकी नहीं कर सकती थीं। वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थीं और उनके पास पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं थी। द क्रम्स के अरे से बचते हुए लरेन आगे बढ़ी लेकिन किसी से नहीं मिली। वर्तमान संप्रदाय में केवल कुछ ही शिष्य थे जो खेती के लायक थे और अन्य शिष्यों को द क्रम्स की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजा गया था। लरेन संप्रदाय के हॉल में आए और उसने अंदर किसी को बोलते हुए सुना। जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसे एहसास हुआ कि वह संप्रदाय के प्रमुख टेड थे। दिनों की गणना करने के बाद लरेन समझ गई, आज वह दिन था जब द क्रम्स की बैठक होगी। ये संप्रदाय के लिए परिणाम रिपोर्ट करने और निर्णय लेने के लिए हर महीने होता था। जब तक कोई संप्रदाय में था, किसी को भी इस बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं थी। अध्याय 2458। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने रास्ते में किसी को नहीं देखा। भले ही द क्रम्स ने अपना ध्यान धर्मनिरपेक्ष दुनिया की ओर स्थानांतरित कर दिया हो, फिर भी यह असंभव होगा कि कोई भी पहरा न दे रहा हो। लरेन अंदर जाने से पहले थोड़ी देर झिझकी। संप्रदाय के हॉल के अंदर संप्रदाय के प्रमुख टेड गर्म हवा से भरे हुए थे। उनके नीचे लगभग 200 से 300 लोग थे जो संप्रदाय के सभी अभिजात वर्ग थे। लरेन के पिछले वरिष्ठ ग्रांट और फ्रेड उनके बीच थे। इसके अलावा वे पहली पंक्ति में खड़े थे। उसके गुरु टेलर भी वहीं थे। सब लोग द क्रम्स हमेशा सोमरलैंड के छिपे हुए संप्रदायों के नेता रहे हैं। सभी संप्रदायों को हमारी बात सुननी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे किंग परिवार छिपे हुए परिवारों का नेता है। हालांकि हाल ही में हमारी स्थिति काफी अस्थिर रही है। आप सभी इसका कारण जानते हैं। संप्रदाय के प्रमुख के रूप में मैं इस संबंध में अन्य संप्रदायों को हमारे संप्रदाय के सिर पर चढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं उन्हें अब हमारे साथ समान गति से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। द क्रम्स को अद्वितीय होना चाहिए और द क्रम्स में से एक के रूप में सभी को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बार माउंट सर द्वारा शुरू की गई बैठक। इससे पहले कि टेड अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें एक आवाज ने टोक दिया। चरमराहट। हॉल का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए और अनजाने में दरवाजे की ओर देखने लगे, जिनमें टेड भी शामिल थे। जब से द क्रम्स ने बैठकों की मेजबानी की थी, उन्होंने पहले कभी इसका सामना नहीं किया था। किसी की हॉल में घुसने और बैठक के दौरान बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? संप्रदाय के लोग कभी इतने साहसी नहीं होंगे। टेड की पहली प्रतिक्रिया ये सोचने की थी कि कोई यहाँ परेशानी शुरू करने आया है। इस समय आने का चुनाव करना वास्तव में संप्रदाय का बहुत बड़ा अपमान था। भले ही माउंट सर द क्रम्स से आगे निकलने ही वाला था, फिर भी द क्रम्स संप्रदायों में पहले स्थान पर थे। चाहे वह कोई भी हो, उन्हें कड़ा सबक सिखाना होगा। टेड गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और इस साहसी व्यक्ति को सबक सिखाने ही वाले थे कि तभी एक सुंदर आकृति दिखाई दी। जिसने भी इसे देखा, वे सभी शिष्य स्तब्ध रह गए और वे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और उनका रक्तचाप बढ़ने लगा है। उस समय लरेन को एक बेमिसाल महिला के रूप में जाना जाता था। फिर भी वह अभी भी दयनीय रूप से कमजोर थी। अब जब वह एक सेंट थी तो उसका स्वभाव काफी बदल गया था।
सेंट न केवल शक्तिशाली थे बल्कि वे सेंट पावर प्राप्त करने के बाद पवित्र ऊर्जा भी बिखेरेंगे। केवल साहिल जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास अत्यंत मजबूत इच्छाशक्ति थी, वही लरेन के प्रति उदासीन हो सकता था। ऐसा नहीं था कि वह उससे प्रतिरक्षित था, लेकिन वह आसानी से उसका विरोध कर सकता था। बाकी नहीं कर सकते थे। जिस महिला के बारे में वे दिन रात सपने देख रहे थे, उसे अब दरवाजे के सामने खड़ा देखकर ग्रांट और फ्रेड उत्साह की एक भारी भावना से भर गए। उन्हें लगा कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि भगवान उन पर दयालु थे। टेलर ने भी अपनी शिष्या को पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। टेड अप्रत्याशित आगंतुक को देखकर दंग रह गए, जो दुश्मन के बजाय संप्रदाय की एक शिष्या निकली। लरेन ने दरवाजा धक्का देकर खोलने के बाद हॉल में कदम रखा और आगे बढ़ी। जब वह सभी शिष्यों के सामने आई तो उसने पागल निगाहों को नजरअंदाज किया और कहा, शिष्या लरेन आपका अभिवादन करती है, मास्टर टेड, मास्टर कोडा और मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ। जब लरेन ने अपना मुंह खोला तो हॉल में सभी को ऐसा लगा जैसे वे वसंत की हवा में नहा रहे हों। अध्याय 2459। हॉल में सभी शिष्य अभी भी सदमे में थे, लेकिन जब लरेन ने अपना मुंह खोला तो सभी को होश आ गया। उनमें से बहुतों ने पहले कभी लरेन को नहीं देखा था। आखिरकार लरेन काफी समय के लिए अर्थ छोड़ चुकी थी। बहुत से शिष्य उसके द क्रम्स छोड़ने के बाद ही शामिल हुए थे। भले ही उन्होंने उसे पहली बार देखा था, फिर भी इसने उन्हें उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोका। कोई कह सकता था कि जिस क्षण उसने अपना चेहरा दिखाया, उसने सभी पुरुष शिष्यों के दिलों पर कब्जा कर लिया। जहां तक महिला शिष्यों की बात है, उन सभी को शर्मिंदगी महसूस हुई और वे अब उसके साथ अपनी तुलना करने के मूड में नहीं थीं। इतने बड़े अंतर के साथ कमजोर पक्ष ईर्ष्या की कोई भावना नहीं बना पाएगा। कितना अच्छा होगा अगर मैं इस तरह सबका ध्यान आकर्षित कर सकूं। लोरी, लोरी। हॉल में दो हैरान करने वाली आवाजें गूंजीं। वे ग्रांट और फ्रेड थे। जब से लरेन संप्रदाय में शामिल हुई थी, वे उस पर मोहित थे और उन्होंने उसे अपना बनाने का सपना भी देखा था। नमस्ते ग्रांट, फ्रेड, लरेन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। जब वह पहली बार द क्रम्स में शामिल हुई थी तो उन दो पुरुषों ने उसका बहुत ख्याल रखा था। भले ही ग्रांट और फ्रेड के अपने इरादे थे, उन्होंने कभी भी लरेन को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जो उसे पसंद नहीं था। इसके विपरीत लरेन ने इस तथ्य का उपयोग किया कि वे उसे पसंद करते थे, उन बहुत सी चीज़ों को करने के लिए जिनसे उसे लाभ हुआ। इसलिए लरेन ग्रांट और फ्रेड के प्रति काफ़ी विनम्र थी। यदि नहीं तो अपनी ताकत के साथ उसे उन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई ताकत की तुलना करे तो टेड भी लरेन से बात करने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि लेवल 7 सिविलाइजेशन स्टार किंगडम में भी सेंट बहुत से लोगों को डरा सकते थे। अर्थ की तो बात ही छोड़ दें, जो लेवल 1 सिविलाइजेशन भी नहीं थी। लोरी वापस आ गई है। टेड मुस्कुराए। अगर संप्रदाय से कोई और होता तो वह उन पर चिल्लाए होते। जिस किसी ने भी हॉल में घुसने और बैठक में बाधा डालने की हिम्मत की, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि चूंकि हॉल में घुसने वाली व्यक्ति लरेन थी, टेड को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभालना है। अभी अभी वह लरेन का अवलोकन कर रहे थे। अंत में वह कुछ भी विशेष नहीं देख सके। वह बिल्कुल किसी साधारण व्यक्ति की तरह थी। इसके अलावा लरेन शुरू में बहुत प्रतिभाशाली थी। जब वह द क्रम्स में शामिल हुई तो वह पहले से ही एक वयस्क थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे प्रगति करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिभा पर निर्भर रही। उसके बाद उसने लंबे समय के लिए अर्थ छोड़ दिया। अब जब वह वापस आ गई थी तो कोई नहीं जानता था कि वह किन परिस्थितियों से गुजरी थी और वह किस स्तर तक विकसित हुई थी। कुल मिलाकर जो संकेत वह देख सकते थे, उनके अनुसार उनके सामने मौजूद शांत लड़की शायद पृथ्वी को हिला देने वाले बदलावों से गुजरी थी। अध्याय 2460। द क्रम्स को अब अधिक जनशक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए वह लरेन को बाहर नहीं निकाल सकते थे। अधिक लोगों का मतलब अधिक शक्ति था, है ना? मास्टर टेड, मैं यहाँ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आई हूँ। लरेन अभी भी शांत दिख रही थी। सभी के लिए वह स्वर्ग से उतरी किसी देवी की तरह थी। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। कुछ नए शिष्यों को शायद पता न हो कि वह संप्रदाय की सबसे प्रिय शिष्या लरेन लववुड है। वह आपकी वरिष्ठ भी है। उसने कुछ काम के लिए कुछ समय के लिए द क्रम्स छोड़ दिया था, इसलिए नए लोग उसे नहीं जानते। टेड ने लरेन का परिचय कराया। नमस्ते लरेन। लरेन के जाने के बाद शामिल हुए सभी नए लोगों ने एक साथ उसका अभिवादन किया। नमस्ते सबको, लरेन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुरंत पुरुष शिष्य उत्साहित हो गए। ग्रांट और फ्रेड ने पुरुष शिष्यों के प्यार भरे लुक को देखा और उनके दिलों में गुस्सा बढ़ गया। उनकी राय में लरेन उनकी थी और बाहरी लोगों को उसे झांकने की अनुमति नहीं थी। उन लोगों की लोरी पर ऐसी बुरी मुस्कान दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? वे सीधे तौर पर उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप से सोचा, मैं उन लोगों को दंडित करने का एक तरीका ढूंढूंगा जो खुद को इतना ऊंचा समझते हैं। लोरी, चूंकि तुम वापस आ गई हो, समूह में शामिल हो जाओ। हम चर्चा कर रहे हैं कि माउंट
सर के उदय को कैसे संभाला जाए, टेड ने कहा। मास्टर टेड, क्या माउंट सर उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वे हमें खतरा पहुंचा सकते हैं? लरेन ने पूछा। बिल्कुल, जब से तुम गई हो मिस्टर साहिल द्वारा वापस लाई गई जेनेटिक ड्रग्स ने अर्थ को बिजली की गति से विकसित होने में मदद की और बहुत से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद की। माउंट सर उसी अवधि के दौरान उभरा और अब वे हमारे ही स्तर पर हैं। ऐसा लगता है कि वे हमसे आगे निकलने वाले हैं। द क्रम्स हमेशा सभी संप्रदायों के प्रमुख रहे हैं और हमारी पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। भले ही वे कमजोर नहीं हैं, लेकिन वे हमारी तुलना में बहुत कमतर हैं। वे इतनी जल्दी कैसे ऊपर उठ सकते हैं? लरेन ने एक संदिग्ध लुक दिखाया। यह एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें इतने कम समय में नहीं बता सकता। अपने गुरु से पूछना कि हम बर्खास्त होने के बाद तुम्हें बताएं। संक्षेप में, माउंट सर के पास हमेशा छिपी हुई ताकत होती है और वे वापसी करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस बार उन्हें आखिरकार अपना मौका मिल गया। मास्टर टेड, चूंकि मैं वापस आ गई हूं, मुझे उन्हें संभालने दें। बस इसे संप्रदाय को मेरे द्वारा वापस दिए जाने के रूप में सोचें। लरेन ने इसके बारे में सोचा और कहा। वह सोच रही थी कि पिछले वर्षों में उसे मिली द क्रम्स की कृपा का बदला कैसे चुकाया जाए। वह अब बहुत मजबूत थी, लेकिन पहले छिपे हुए संप्रदाय के रूप में द क्रम्स को उसकी सुपर ताकत की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह शिष्यों को पढ़ा नहीं सकती थी या उन्हें अपना अनुभव नहीं बता सकती थी। लरेन अभी भी अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, तो वह दूसरों को कैसे सिखा सकती थी? क्या वह उन्हें गुमराह नहीं कर रही होगी? इसलिए जब लरेन ने मास्टर टेड को ये कहते सुना कि संप्रदाय मुसीबत में है, तो उसे एक विचार आया। क्या ये संप्रदाय को कर्ज चुकाने का उसके लिए सबसे अच्छा मौका नहीं था? तुम इसे संभालना चाहती हो, लोरी? माउंट सर पहले जैसा नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी उनके संप्रदाय के प्रमुख का सम्मान करना पड़ता है। साथ ही वह इस स्वॉर्ड व्यक्ति जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उसने फ्रेड और ग्रांट को भी हरा दिया। इसके अलावा उसने उन्हें आसानी से हरा दिया और उनके पास लड़ने का मौका भी नहीं था। टेड ने अपना सिर हिलाया। ग्रांट और फ्रेड को अपना चेहरा गर्म होता महसूस हुआ। वे जमीन में एक छेद में घुस जाना चाहते थे। वे अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि वे माउंट सर के प्रमुख से हार गए। अब संप्रदाय के प्रमुख लरेन और सभी शिष्यों को इसके बारे में बता रहे थे। इसलिए उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें शिष्यों के सामने खुद को शर्मिंदा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे, वह था लरेन के सामने खुद को शर्मिंदा करना। वे खंडन करना चाहते थे, लेकिन जब शब्द उनकी जीभ की नोक पर पहुंचे तो वे रुक गए। उन्हें क्या कहना चाहिए? क्या उन्हें उसे बताना चाहिए कि वे सिर्फ एक चाल से कैसे हार गए? यदि वे ऐसा करते हैं तो वे केवल और अधिक शर्मिंदगी मोल लेंगे। मास्टर टेड, चिंता न करें। यदि मैं ऐसा कहती हूं, तो निश्चित रूप से मुझमें इसे संभालने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। ये सिर्फ माउंट सर है। मैं उन्हें बता दूंगी कि द क्रम्स हमेशा संप्रदायों के प्रमुख रहेंगे और वे केवल लाइन में पीछे ही रह सकते हैं, लरेन ने कड़ाई से कहा। अध्याय 2461। टेड ने लरेन की ओर देखा और गहरे विचार में डूब गए। लरेन के आसपास के सभी शिष्य उसके आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे। माउंट सर ने पूरे संप्रदाय को निष्क्रिय कर दिया है, फिर भी लरेन इसे अकेले संभालना चाहती है। क्या ये संभव है? माउंट सर का वह प्रमुख शिष्य ऐसा व्यक्ति है जो ग्रांट और फ्रेड को एक बार में हरा सकता है। उसे पहले से ही सोमोलैंड चोजन वंस के बीच शीर्ष 3 अद्वितीय प्रतिभाओं में स्थान दिया गया है। इस क्षण द क्रम्स की बुजुर्ग टेलर ने कहा, लोरी, अब वापस आ जाओ। संप्रदाय के प्रमुख माउंट सर को संभालेंगे। संप्रदाय की एक शिष्या के रूप में तुम्हें केवल आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। जाहिर है उन्होंने नहीं सोचा था कि लरेन के पास माउंट सर से निपटने की शक्ति होगी। उस समय वे ही थीं जो लरेन को द क्रम्स में वापस लाई थीं जब वे कैपिटल सिटी से गुजर रही थीं। लरेन की काफ़ी प्रतिभा के बावजूद तथ्य ये था कि उसने 20 साल बर्बाद कर दिए थे। इसका मतलब था कि धीरे धीरे पकड़ बनाना एक उचित दृष्टिकोण होगा। उसने क्या उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की थीं। ये बहुत कठिन होगा। मास्टर, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लरेन टेलर की कई बातों से प्रभावित नहीं हुई। उसने टेड के जवाब का इंतजार किया। यदि टेड हाँ कहते तो वह माउंट सर के प्रमुख को पकड़ने जाती और उससे माफ़ी मंगवाती। लोरी, क्या तुम जाने के बाद अन्य संप्रदायों में शामिल हुई थी? टेड ने अचानक पूछा। लरेन नहीं जानती थी कि टेड ने ये क्यों पूछा। हालांकि उसने अभी भी ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, मैं जिस संप्रदाय में शामिल हुई उसे इरिडेसेंट सेक्ट कहा जाता है। हे भगवान! हॉल में एक सनसनी फैल गई। एक व्यक्ति के लिए एक साथ 2 संप्रदायों में शामिल होना वर्जित माना जाता था, क्योंकि इसे विश्वासघात के कार्य के रूप में देखा जाएगा। द क्रम्स के शिष्यों ने नहीं सोचा था कि लरेन ऐसा कुछ करेगी। इससे पहले कि टेड आगे बढ़ते, मास्टर कोडा ने अधीरता से पूछा, लोरी, क्या तुम्हें कोई दूसरा गुरु मिला? हाँ मास्टर,
मैं दूसरे संप्रदाय में शामिल हो गई। हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट में मेरे गुरु की मृत्यु हो गई है। जहां तक वास्तव में क्या हुआ ये थोड़ा जटिल है, इसलिए जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको बताऊंगी। लरेन ने झूठ बोले बिना जारी रखा। अपनी ताकत के स्तर के साथ उसे अब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। भले ही वह गलत थी, लेकिन किसी की कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। जब टेड को उसकी वास्तविक ताकत का पता चलेगा तो वे शायद घुटने टेक सकते हैं और उससे द क्रम्स न छोड़ने की भीख मांग सकते हैं। ये वह आत्मविश्वास था जो उसे अपनी ताकत पर था। लोरी, मुझे नहीं पता कि तुम किस दौर से गुजरी हो और मैं यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करूंगी कि तुम सही हो या गलत, लेकिन दुनिया में कोई भी संप्रदाय दो संप्रदायों और दो गुरुओं वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, टेलर ने निराशा में कहा। उनकी आंखों में निराशा का भाव था। मास्टर, लरेन बस भ्रमित थी। कृपया उदार बने और उसे क्षमा करें। ग्रांट ने जल्दी से टेड से उदारता की भीख मांगी। मास्टर टेड, शायद लोरी के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए उसने दूसरे संप्रदाय में शामिल होने का विकल्प चुना। कृपया उदार रहें और उसे रुकने दें। फ्रेड ने भी उदारता की गुहार लगानी शुरू कर दी। वे दोनों चिंतित थे कि टेड गुस्से में लरेन को बाहर निकाल देंगे। टेड ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें लरेन पर थीं, वे उसके खुद को स्पष्ट करने का इंतजार कर रहे थे। लरेन ने फ्रेड और ग्रांट पर कोई ध्यान नहीं दिया जो उसकी ओर से उदारता की गुहार लगा रहे थे। इसके बजाय उसने शांति से और धीरे से कहा, मास्टर, हम किस युग में हैं कि आप अभी भी इसके बारे में चिंतित हैं? इसके अलावा मैं जिस संप्रदाय में शामिल हुई वह अर्थ से नहीं है। अब जब मैं वापस आ गई हूं तो मेरे वरिष्ठ और इरिडेसेंट सेक्ट के प्रमुख भी यहाँ हैं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि क्या उन्हें इसकी परवाह है? अर्थ बहुत छोटी है। यदि आप बाहर जाते हैं तो आप जानेंगे कि ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से बड़ा है। अर्थ इसके बीच रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए ताकत ही एकमात्र पूंजी है। ताकत के बिना बाकी सब कुछ सिर्फ भ्रम है। अध्याय 2462। लोरी, क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हारे वरिष्ठ और संप्रदाय के प्रमुख यहाँ हैं? वे कहाँ हैं? टेड ने पूछा। मुझे नहीं पता। अर्थ पर पहुंचने के बाद हम अलग हो गए थे। हालांकि मैं उनसे संपर्क कर सकती हूँ। लरेन ने ये कहने के बाद गुप्त रूप से नोवा और सेलेस्ट से संपर्क किया। उनके स्तर पर वे पलक झपकते ही अर्थ जैसे अत्यंत छोटे जीवित ग्रह पर कहीं भी पहुंच सकते थे। लरेन द्वारा संदेश भेजने के 10 सेकंड से भी कम समय के बाद द क्रम्स के हॉल में स्थान बदल गया। एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी और उस दरार से दो आकृतियां, एक हरे और एक लाल रंग की, प्रकट हुईं। लोरी, तुमने हमें क्यों बुलाया? दरार से बाहर निकलने से पहले ही सेलेस्ट की आवाज सुनी जा सकती थी। बुजुर्ग और संप्रदाय के प्रमुख टेड सहित सभी शिष्य अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने क्या देखा? कोई अचानक हॉल में पतली हवा से प्रकट हो गया। नोवा और सेलेस्ट ने एक उच्च आयामी स्थान में यात्रा की थी, लेकिन उनके लिए नोवा और सेलेस्ट पतली हवा से प्रकट हुए थे। ये सबकी समझ से परे था। उनके पास किस तरह की ताकत थी कि वे अंतरिक्ष में एक दरार फाड़ने और उससे बाहर निकलने में सक्षम थे? शायद स्टार रेल्म का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना? क्या ये दोनों स्टार रेल्म से परे के हैं? लोग चकित थे। इसके अलावा लाल लंबी पोशाक वाली महिला लरेन के समान क्यों थी? दूसरी भी काफी अच्छी दिख रही थी। क्या अर्थ के बाहर के सभी पावर हाउसेस इतने आश्चर्यजनक थे? सेलेस्ट, लेडी ड्रीम, आप हाल ही में कहाँ थीं? लरेन मुस्कुराए और पूछा, हम बस अर्थ के चारों ओर घूम रही हैं। हम देखना चाहती हैं कि क्या हमें आपके और सेलिना जैसे और प्रतिभाशाली युवा उत्तराधिकारी मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से हमें कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि अर्थ ने आप दोनों को जन्म देने में अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी है। लोरी, हम कहाँ हैं? सेलेस्ट ने हॉल में जमे हुए द क्रम्स के शिष्यों की ओर देखा। सेलेस्ट, यह अर्थ पर द क्रम्स नामक संप्रदाय है। उस समय मैंने यहाँ बहुत सी चीजें सीखी थीं। वे संप्रदाय के प्रमुख टेड समा हैं। वे मेरी गुरु टेलर कोडा हैं। लरेन ने टेड और टेलर की ओर इशारा करते हुए उनका परिचय कराया। मैं समझ गई, टेड और टेलर। बिना बुलाए आने के लिए मेरी क्षमा याचना, सेलेस्ट ने शिष्टता से कहा। नमस्ते आप दोनों को। नोवा ने भी उन दोनों का अभिवादन किया। चूंकि यह लरेन के गुरु और उसके मूल संप्रदाय के प्रमुख थे, इसलिए उन्हें चाहे कुछ भी हो सम्मान दिखाना था। अन्यथा वे कम ताकत वाले उन जैसे लोगों का अभिवादन नहीं करती। ओह नहीं, आप दोनों बहुत विनम्र हैं। आपकी शिष्टता के योग्य होने के लिए मैंने क्या किया? ये जीवन भर का सम्मान है। टेड होश में आए और डर में बोले, मुझे आप दोनों के सामने खुद को मूर्ख बनाने के लिए खेद है। मैं तो बस एक चींटी हूँ, इसलिए मैं आपकी शिष्टता के योग्य कैसे हूँ? टेलर ने जल्दी से जोड़ा। इस तथ्य से देखते हुए कि महिलाएं अंतरिक्ष को फाड़ सकती थीं, टेलर और टेड जानते थे कि वे ऐसे लोग नहीं थे जिनकी वे कल्पना कर सकें। ग्रांट और फ्रेड भी होश में आए। हैरान होने के साथ साथ उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
लरेन ने केवल मास्टर कोडा और मास्टर टेड का परिचय कराया, लेकिन उसने उन दोनों का कभी उल्लेख नहीं किया। जब से वह अंदर आई थी, उसने उनकी ओर देखा तक नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह उन्हें नीचा देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि लरेन के और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के बाद वह अपने दो वरिष्ठों को नीचा देखने लगी थी। अध्याय 2463। वास्तव में ग्रांट और फ्रेड गलत नहीं थे। लरेन ने पहले ही उन दोनों की उपेक्षा कर दी थी। हालांकि यह उसके जाने के बाद नहीं हुआ। उसने पहले ही उन दोनों को नीचा देखना शुरू कर दिया था। जब वह द क्रम्स में थी, तब लरेन ने यह भी विचार किया था कि उसे स्टैन और क्लिंटन के बीच 10 साल की नियुक्ति के बाद किसे चुनना चाहिए। क्या उसे ग्रांट को चुनना चाहिए या फ्रेड को? वे दोनों लगभग सभी पहलुओं में समान थे। उनमें से एक को द क्रम्स के प्रमुख का समर्थन प्राप्त था, जबकि दूसरे को द क्रम्स के वरिष्ठ बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त था। उनके पास लगभग समान ताकत थी और वे उसके प्रति बेहद अच्छे भी थे। वे उसके लगभग सभी अनुरोधों को पूरा करते थे। इसलिए लरेन इस बात को लेकर बहुत लंबे समय तक दुविधा में रही। फिर मामले उसकी उम्मीदों से परे विकसित हुए। प्रारंभिक 10 साल की नियुक्ति सोमरलैंड में चुने हुए लोगों की भव्य घटना थी। जो कोई भी जीतता, उसे न केवल लरेन, जो कि एक बेमिसाल महिला थी, मिलती, बल्कि उन्हें अत्यधिक आशीर्वाद भी मिलता। अंत में साहिल अनजाने में जीत गया, लेकिन उसने लरेन से विवाह को अस्वीकार कर दिया। उस परिवेश में लरेन ने विविध पृष्ठभूमि के चुने हुए लोगों को देखा और फ्रेड बल्कि औसत थे। इसके अलावा वह उस शापित आदमी साहिल को पछतावा महसूस कराने में व्यस्त थी, तो वह अभी भी ग्रांट और फ्रेड पर ध्यान क्यों देगी? स्टार किंगडम की अपनी यात्रा के बाद लरेन एक सेंट बन गई थी, इसलिए अब वे दोनों उसके योग्य कैसे होंगे? लरेन के योग्य एकमात्र व्यक्ति साहिल था। यदि साहिल उसमें रुचि नहीं रखता था, तो वह जीवन भर अविवाहित ही रहेगी। मास्टर टेड, आपको अब मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? जब तक आप मुझे माउंट सर के मामले को संभालने देंगे, मैं वादा करती हूं कि मैं उनके प्रमुख को यहां लाऊंगी और उनसे माफी मंगवाऊंगी। अब से वे फिर कभी द क्रम्स के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, लरेन ने गंभीरता से कहा। लोरी, बेशक मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे वरिष्ठ और संप्रदाय के प्रमुख की मदद है। चूंकि तुमने ये कहा है, मैं माउंट सर का मामला तुम्हें सौंप दूंगा। संयोग से माउंट सर 1 महीने में बैठक करने के लिए सभी संप्रदायों को बुला रहा है, इसलिए समय आने पर हम साथ चलेंगे। टेड सहमत हुए। अब वे बेताबी से उम्मीद कर रहे थे कि लरेन मदद कर सके। यदि उनके पक्ष में स्टार एल्म से परे के ये 2 पावर हाउसेस होते, तो माउंट सर कुछ भी नहीं होता। एस शक्तिशाली था, लेकिन केवल तब जब उसके प्रतिद्वंद्वी उसी स्तर पर हों। यदि बहुत बड़ा अंतर होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एस वहां था। उसे केवल प्रताड़ित किया जाता। स्टार एल्म से परे के बड़े लोगों के सामने माउंट सर क्या है? टेड पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि माउंट सर के प्रमुख उनके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांग रहे हैं। मास्टर टेड, क्या 1 महीना बहुत लंबा नहीं होगा? क्यों न मैं अभी जाकर माउंट सर के प्रमुख को ले आऊं? क्या इसे पहले हल करना बेहतर नहीं होगा? 1 महीने का इंतजार क्यों करें? लरेन ने अपनी बाहें सिकुड़ी। उसने शिकायत की कि 1 महीना बहुत लंबा था। लोरी, चलो इंतजार करते हैं। 1 महीने बाद सभी संप्रदाय माउंट सर की ओर बढ़ेंगे, और जब समय आएगा तो हम सभी को अपनी प्रतिष्ठा दिखा सकते हैं, और यदि हम सभी के सामने माउंट सर को हरा देते हैं तो उन्हें डरा सकते हैं। तब से द क्रम्स की स्थिति और मजबूत हो जाएगी, टेड ने समझाया। माउंट सर को हराने के साथ साथ वे अन्य संप्रदायों को भी डरा सकते थे, तो क्यों न ऐसा किया जाए? ठीक है, मैं आपसे 1 महीने बाद माउंट सर पर मिलूंगी। लरेन ने इस बारे में बहस करना बंद कर दिया। चूंकि वह यहां द क्रम्स की दयालुता का बदला चुकाने आई थी, इसलिए वह वैसा ही करेगी जैसा टेड ने कहा। लोरी, क्या तुम जा रही हो? टेड ने पूछा। मैं वरिष्ठ और मास्टर के साथ आसपास की यात्रा करूंगी। मैं 1 महीने बाद सीधे माउंट सर जाऊंगी। खैर, ठीक है। टेड सहमत होने से पहले झिझके। उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लरेन अब वह छोटी लड़की नहीं थी जो बहुत पहले द क्रम्स में शामिल हुई थी। अध्याय 2464। इसके बजाय वह कोई ऐसी व्यक्ति थी जो संप्रदाय के भाग्य का फैसला कर सकती थी। मास्टर टेड, मास्टर कोडा, द क्रम्स के सभी शिष्यों, अलविदा। हम 1 महीने बाद फिर से माउंट सर पर मिलेंगे। लरेन के ये कहने के बाद वह सेलेस्ट से कहने के लिए मुड़ी। सेलेस्ट, चलो चलते हैं। ठीक है। सेलेस्ट ने फिर अंतरिक्ष को फाड़ दिया और तीनों अंदर चले गए। उनकी बातचीत सुनने के बाद वह आखिरकार समझ गई। लरेन ने अपने संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाई। उसका संप्रदाय मुसीबत में पड़ गया और वह मदद करना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो इसीलिए उसने उन्हें यहाँ बुलाया था। सेलेस्ट लरेन के उद्देश्य को नहीं जानती थी और उसने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। जहाँ तक नोवा की बात है, उसे ऐसे तुच्छ मामलों की और भी कम परवाह थी।
दरार में तीनों के गायब होने और अंतरिक्ष के वापस सामान्य होने के बाद संप्रदाय के शिष्य अभी भी होश में नहीं आए थे। लरेन स्वर्ग से उतरने वाली किसी देवी की तरह है, उसे एक बार देखने के बाद कोई नहीं भूल सकता, एक पुरुष शिष्य बुदबुदाया। इसके बारे में सोचना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लरेन जैसे लोगों को झांक भी सकते हो? तुम्हें खुद को देखना चाहिए। तुम ऐसी चीज की लालसा कर रहे हो जिसके तुम योग्य नहीं हो। एक महिला शिष्या ने पास से पलटवार किया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसके साथ कुछ करना चाहता हूं। क्या मैं बस उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि तुम उससे ईर्ष्या कर रही हो। छी, ईर्ष्या करने जैसी क्या बात है? तुमने अभी कहा कि वह स्वर्ग से उतरने वाली एक देवी है। मैं बस एक साधारण इंसान हूं, तो मैं किसी देवी से ईर्ष्या क्यों महसूस करूंगी? मैं खुद को जानती हूं, लेकिन मैं वास्तव में उससे ईर्ष्या करती हूं। कितना अच्छा होगा अगर मैं एक दिन उसकी तरह बन सकूं। मैं वही बात तुम्हें वापस लौटाता हूं जो तुमने अभी मुझसे कही थी। वापस जाओ और शीशे में एक अच्छी नज़र डालो। महिला शिष्या घबरा गई। क्या मैं गलत हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लरेन जैसी देवी से तुलना कर सकती हो? महिला और पुरुष शिष्यों ने एक दूसरे के साथ समान रूप से कठोर तर्क दिए। इस बीच बाकी लोगों ने लरेन की वरिष्ठ और इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आप लोगों ने लरेन की वरिष्ठ को नोटिस नहीं किया? वह लाल लंबी पोशाक वाली महिला, वह कुछ हद तक लरेन के समान है, क्या आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि वे दोनों समान रूप से उत्कृष्ट हैं और उनमें एक ऐसा गुण है जो किसी पुरुष के लिए उन्हें देखने के बाद अपनी आंखें हटाना असंभव बना देगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगा कि मैं भ्रमित हूं। मैं भी, शिष्यों ने एक के बाद एक उत्तर दिए। सेलेस्ट और लरेन की शारीरिक बनावट एक जैसी थी और शरीर मोहक था, तो स्वाभाविक रूप से वे समान थीं। जब भी पुरुष एक मोहक शरीर देखते थे, वे पूरी तरह से मोहित हो जाते थे। इस बीच नोवा, जो कि इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थी, अन्य दो से बहुत कम नहीं थी। यदि वह 7 हाई प्रीस्टेसेस की प्रमुख बन सकती थी, तो उसकी प्रतिभा और रूप दोषरहित होना चाहिए। हालांकि वह उन दो मोहक शरीरों की तुलना में फीकी लग रही थी। आखिरकार मोहक शरीर पुरुषों के लिए बहुत आकर्षक था। यदि निराकार ऊर्जा उत्सर्जित की जाती तो ये पुरुष हार्मोन को काफी बढ़ा सकती थी। मोहक शरीर के प्रलोभन का कोई विरोध नहीं कर सकता था। हॉल में शोर शराबा मच गया। वे सभी लरेन और अन्य लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस क्षण शिष्यों की आवाज़ों के बीच एक आवाज़ गूंजी। बस करो, बात करना बंद करो। तुम दो पावरहाउसेस के बारे में बात करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें आज जो कुछ भी देखा है उसे फैलाने की अनुमति नहीं है। यदि यह उजागर हो गया और माउंट सर को इसके बारे में पहले ही पता चल गया और हमारी योजना बर्बाद हो गई, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, टेड ने कड़ाई से कहा। जी मास्टर, हॉल में संप्रदाय के सभी शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया। अध्याय 2465। दिन बीतते गए। 1 महीने बाद लरेन, सेलेस्ट और नोवा को द क्रम्स की इस बड़ी चुनौती को हल करने में मदद करने के लिए माउंट सर ले गई। उनकी ताकत के साथ ये बहुत आसान लड़ाई थी। माउंट सर के लोग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए। बेशक लरेन ने किसी को नहीं मारा, इसके बजाय उसने बस उनके कुछ पावरहाउसेस को अपंग कर दिया और उनके अहंकार को तोड़ दिया। लड़ाई के बाद माउंट सर की प्रतिष्ठा, जिसे उन्होंने धीरे धीरे जमा किया था और जो चरम पर पहुंचने वाली थी, वह सब बेकार हो गई। कोई नहीं जानता था कि वे फिर से कब उठेंगे, भले ही वे चाहें। नुकसान उठाने के बाद द क्रम्स उन्हें फिर कभी मौका नहीं देंगे। 3 महीने बाद सीलिया और महिलाओं ने अपने घर छोड़ दिए और प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा हुईं। नोवा और सेलेस्ट भी सभी को सिखाने के लिए वापस आईं। सीलिया और अन्य लोगों के लिए अपनी ताकत बढ़ाना और अटर्नल रेल्म तक पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब वे अटर्नल्स बन जाएंगे तो उनके पास साहिल के साथ रहने के लिए पर्याप्त जीवनकाल होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। साहिल के सामने बूढ़ा होना कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वे प्रशिक्षण के दौरान बहुत गंभीर थे। एस्ट्रेड ने महसूस किया कि वह काफी समय तक घर पर रह चुकी है, इसलिए उसने मिया से संपर्क किया। उन दोनों ने साहिल को उन्हें लेने के लिए आने के लिए कहने की योजना बनाई। खबर मिलने के बाद साहिल एस्ट्रेड और मिया को अर्थ पर लाने के लिए मिल्की वे की ओर बढ़ने में संकोच नहीं किया। महिलाएं फिर से साथ थीं। साहिल स्टार किंगडम से जो अनगिनत संसाधन वापस लाया था, वह उनके लिए अटर्नल्स बनने तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त होंगे। 2 अटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर्स, नोवा और सेलेस्ट की शिक्षाओं के अलावा अटर्नल रेल्म में पहुंचना बस समय की बात होगी, जब तक कि महिलाएं बहुत मूर्ख न हो या उनकी बुद्धिमत्ता के साथ कोई समस्या न हो। लेवल 9 सिविलाइजेशन लेला। एक सुदूर कोने में एक विशाल ग्रह अंधेरे शून्य में तैर रहा था। इस क्षण ग्रह विभिन्न रंगों में चमक रहा था, जिससे आसपास का शून्य रोशन हो रहा था। 4 आकृतियां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में पालथी मारकर बैठी थीं। वे पूर्व में सिल्वियो, दक्षिण में लूफियन, उत्तर में वैलेंटीन और पश्चिम में ड्रोगो थे।
वे ग्रह पर अरे की गति को बनाए रख रहे थे, इसलिए वे एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठ सकते थे। एक ओवरलॉर्ड के शरीर की बहाली एक लंबी प्रक्रिया थी। यदि कोई गलती हुई तो उनका सारा काम बेकार हो जाएगा। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फ्लोरा की बहाली अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में थी। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उसका शरीर जल्द ही बहाल हो जाएगा। जब समय आएगा वह इसकी आदत डालने में कुछ समय बिताएगी ताकि वह अपने नए शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। यह उस शरीर से अलग नहीं होगा जो आत्मविस्फोटित हुआ था। फ्लोरा के आत्मिक शक्ति के स्तर के साथ उसके लिए शरीर प्राप्त करना बहुत आसान होगा। उसे बस एक बहुत प्रतिभाशाली महिला के शरीर को चुराने की आवश्यकता थी। हालांकि यदि उसने ऐसा किया तो एलोरा की आत्मा और शरीर कभी भी 100% अनुकूल नहीं होंगे। चाहे वह इसकी कितनी भी आदत डाल ले, फिर भी कुछ अंतराल रहेंगे। किसी को इस अंतराल को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान लड़ाई की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा यदि उसने किसी का शरीर चुराया तो उसे इसे फिर से विकसित करने की आवश्यकता होगी। फिर यह अज्ञात होगा कि वह कब ओवरलॉर्ड रेल्म में वापस आ पाएगी। भले ही वे दो समस्याएं मौजूद न हो, फ्लोरा के व्यक्तित्व के साथ वह उन रास्तों को चुनना पसंद नहीं करेगी। आखिरकार दूसरों के शरीर किसी और के होते हैं। वह अपने फायदे के लिए दूसरे की जान लेने वाली कौन होती है? उन कारणों से वह केवल अपने शरीर को बहाल करना ही चुन सकती थी। लूफियन, ड्रोगो, वैलेंटीन, हम सबसे महत्वपूर्ण चरण में हैं। क्या आप अभी भी ठीक कर रहे हैं? यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमें बताएं ताकि हम तैयार रह सकें। कोई ऐसी अचानक दुर्घटना न हो जो दूसरों को बेखबर कर दे, सिल्वियो ने पूछा। अध्याय 2466। उनके ये कहने के बाद लूफियन ने उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, वैलेंटीन और ड्रोगो ने भी उत्तर दिया। यह अच्छा है। इसके बाद आइए ध्यान केंद्रित करें और ऊर्जा के उछाल के साथ एलोरा के शरीर को बहाल करने में मदद करें। समझ गए। एलोरा, क्या तुम तैयार हो? सिल्वियो ने कई रंगों में चमक रहे ग्रह की ओर देखा और पूछा। सिल्वियो, मेरे छोर पर सब कुछ तैयार है। मैंने अपनी स्थिति को शिखर पर भी समायोजित कर लिया है। एलोरा की आवाज़ रंगीन ग्रह से आई। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए आखिरी चरण के साथ आगे बढ़ते हैं। उन चारों ने एक ही समय में निश्चित तकनीक का प्रयोग किया और रंगीन रोशनी तेज हो गई, जो एक अंधे कर देने वाले स्तर तक पहुंच गई। ओवरलॉर्ड रेल्म से नीचे का कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें नहीं खोल पाएगा। केवल ओवरलॉर्ड ही इसे सह सकते थे। ये धीरे धीरे बीता और ग्रह पर एलोरा महसूस कर सकती थी कि उसकी आत्मा किसी चीज से जम रही है। उसकी आत्मा बाहर उजागर थी और उसे आखिरकार एक घर मिल गया। वह प्रसन्न थी। उसके शरीर की बहाली आखिरकार अंतिम चरण में थी। वह पिछले महीनों में तैयारी कर रही थी और अब वह आखिरकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में थी। एक बार जब ये सफल हो गया तो वह अपना शरीर फिर से वापस पा सकती थी। इसके अलावा ये पूरी तरह से पहले जैसा ही होगा। इस क्षण ड्रोगो और वैलेंटीन ने भारी दबाव महसूस किया। उनकी ताकत सिल्वियो और लूफियन की तुलना में बहुत कम थी। उनके माथे पर पसीना आने लगा क्योंकि उन्होंने इसे पूरा करने के लिए अपने दांत पीस लिए। ड्रोगो और वैलेंटीन अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें चाहे कुछ भी हो रुकना होगा। यदि कोई दुर्घटना हुई तो पिछले कुछ महीनों की कड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी और एलोरा की आत्मा भी प्रभावित होगी। वे ऐसा नहीं होने दे सकते थे। वे विफलता का कारण नहीं बन सकते थे। सिल्वियो ने ड्रोगो और वैलेंटीन की स्थिति देखी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, वैलेंटीन, शरीर बहाल हो रहा है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। सिल्वियो, चिंता न करें, हम आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, वैलेंटीन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, हम पापी नहीं बनेंगे, ड्रोगो ने भी कहा। धन्यवाद, लूफियन ने अचानक कहा। लूफियन, तुम्हें हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। 5 लेलर रूलर एक इकाई हैं और हम में से कोई भी पीछे नहीं छूट सकता। इसके अलावा तुम और एलोरा अभी साथ नहीं हो। यदि हम आभार चाहते हैं तो वह एलोरा की ओर से आना चाहिए। हाँ, यदि तुम हमें धन्यवाद देना चाहते हो तो तुम एलोरा के साथ होने के बाद ऐसा कर सकते हो। बताओ, कितने युग बीत गए हैं, तुम अभी भी उसके साथ क्यों नहीं हो? ड्रोगो और वैलेंटीन ने कहा। उनकी आवाज़ में उपहास का पुट था। चिंता मत करो दोस्तों, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा और इसमें बहुत देर नहीं होगी, लूफियन ने सकारात्मक रूप से कहा। सिल्वियो और एलोरा ने सुना कि उन तीनों ने क्या कहा। सिल्वियो ने मन ही मन आह भरी। एलोरा के मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद वह जानते थे कि उन दोनों का रिश्ता बदकिस्मत होगा और वे कभी साथ नहीं होंगे। ये कुछ गंभीर परिणाम भी पैदा कर सकता है। यदि उनकी स्पाई रिथमेटिक्स ने उन्हें यह नहीं बताया होता कि साहिल एलोरा का रक्षक था और साहिल इतना रहस्यमयी था कि स्पाई रिथमेटिक्स भी उसे समझ नहीं सका, तो सिल्वियो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं होने देते। लेला एक आपदा से गुजरने के लिए अभिशप्त थी, लेकिन बदलाव लाने वाला कौन था? उन्होंने अनुमान लगाया कि यह साहिल हो सकता है। एलोरा ने सुना कि उन तीनों ने क्या कहा और वह खुद को साहिल के बारे में सोचने से नहीं रोक सकी।
यदि वह द स्पिरिट केज में साहिल से नहीं मिली होती तो वह लूफियन के साथ होती। लेकिन अब जब सब अपने विचारों में खोए हुए थे तभी उनके कानों में एक भयावह आवाज़ गूंजी। तेज च, कितना अच्छा तरीका है, वास्तव में कितना अच्छा तरीका है, एक ओवरलॉर्ड के शरीर की बहाली, च, कितना दुर्लभ दृश्य है, मुझे लगता है कि मैं सही समय पर आया हूँ। अध्याय 2467। लेलर के 5 ओवरलॉर्ड्स, सिल्वियो, लूफियन, ड्रोगो, वैलेंटीन और एलोरा, जिसका शरीर बहाल किया जा रहा था, अचानक आए आवाज़ पर से हर उठे। उन्होंने सदमे में आवाज़ के स्रोत की ओर देखा। ग्रह के ऊपर एक काली छाया दिखाई दी। रंगीन रोशनी के नीचे काली छाया बहुत स्पष्ट दिख रही थी। सोल डिवाउरर्स, सिल्वियो ने अपने दांत पीसते हुए कहा। च, सिल्वियो, लंबे समय से नहीं मिले, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, तुम्हारा पुराना दोस्त? काली छाया ने पूछा। जब सिल्वियो ने यह सुना तो वे दंग रह गए। फिर उन्होंने सोल डिवाउरर्स के बारे में अपनी यादों को ध्यान से याद करना शुरू किया। इसे बहुत लंबा समय हो गया था। सोल डिवाउरर्स के साथ वह लड़ाई हजारों युग पहले हुई थी। जहां तक कितने समय पहले की बात है, सिल्वियो अब याद नहीं कर सके। उन्हें केवल इतना याद था कि लूफियन और अन्य लोग तब तक ओवरलॉर्ड रेल में नहीं थे। हालांकि वह लड़ाई इतनी कड़वी थी कि सिल्वियो उसे कभी नहीं भूले। उन्होंने इसे भूलने की हिम्मत नहीं की। भले ही लेलर जीत गया, लेकिन यह एक दुखद जीत थी। याद करने के बाद सिल्वियो जान गए कि उनके सामने ये छाया कौन थी। आखिरकार सोल डिवाउरर्स के बीच केवल कुछ ही ओवरलॉर्ड थे। अंत में हार के बाद केवल एक ही बच निकला था। क्या तुम स्टार्क हो? सिल्वियो ने अनिश्चित होकर पूछा। हे, मुझे लगता है कि तुम भ्रमित नहीं हो। बुरा नहीं है, मैं एम्परर स्टार्क हूँ, वही जिसे लेलर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और जो भाग गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम हैरान हो? काली छाया हंसी। स्टार्क, तुम क्या चाहते हो? सिल्वियो की आंखें भयंकर थीं क्योंकि वे छाया को घूर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अपने सामने इस संकट को कैसे हल किया जाए। उन्होंने नहीं सोचा था कि स्टार्क तब प्रकट होगा जब वे एलोरा की बहाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में थे। यदि वह थोड़ा पहले प्रकट होता तो वे इतने निष्क्रिय नहीं होते। ऐसा लग रहा था कि स्टार्क तैयार था। मैं क्या चाहता हूँ? बेशक, मैं यहाँ ये देखने के लिए हूँ कि तुम एक ओवरलॉर्ड के शरीर को कैसे बहाल करते हो। मेरी चिंता मत करो, बस अपना काम जारी रखो। मैं यहाँ बस एक नज़र देखने आया हूँ, छाया स्टार्क ने शांति से कहा। स्टार्क, तुम सोल डिवाउरर्स कितने भुलक्कड़ हो। क्या तुम भूल गए कि तुम इतनी जल्दी कैसे हार गए थे? सिल्वियो की आंखें बिजली की तरह थीं। सिल्वियो, हम उस दर्द को कभी नहीं भूलेंगे जो लेलर सोल डिवाउरर्स पर लेकर आया था। इसी वजह से हम हमेशा इस बारे में सोच रहे हैं कि हम भविष्य में कैसे वापसी करेंगे। हम अपना बदला लेंगे, लेलर पर कब्जा करेंगे और लेलर के सभी जीवित प्राणियों को सोल डिवाउरर्स के भोजन के रूप में रखेंगे। इस तरह हम अपने पूर्वजों को सांत्वना दे सकते हैं। इस बार लेलर इतना भाग्यशाली नहीं होगा। सोल डिवाउरर्स एक बार फिर लेलर पर उतरेंगे और पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। स्टार्क ने जितना अधिक बात की वह उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। वे इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब से वे हजारों युग पहले लेलर से हारे थे, स्टार्क सोच रहा था कि वह अपनी जाति को पूरी तरह से लेलर पर कब्जा करने के लिए कब ला सकता है। अंत में उसका मौका आ गया था। सोल डिवाउरर्स की ताकत के साथ उनके लिए लेलर में सेंध लगाना असंभव होगा। इसलिए स्टार्क ने इस बार रोबोशस के साथ काम करने का फैसला किया। वे लेलर के संसाधन चाहते थे जबकि सोल डिवाउरर्स मानव आत्माएं चाहते थे। दोनों पक्षों के हितों में कोई टकराव नहीं था, इसलिए वे पूरी तरह से एक साथ काम कर सकते थे। जैसा कि कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। चूंकि रोबोशस लेलर के दुश्मन थे, वे सोल डिवाउरर्स के दोस्त थे। सोल डिवाउरर्स और इंसान प्राकृतिक रूप से कट्टर दुश्मन थे। अध्याय 2468। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्यों की आत्माएं सोल डिवाउरर्स के लिए बहुत उपयोगी थीं। आत्माएं न केवल सोल डिवाउरर्स की ताकत बढ़ा सकती थीं, बल्कि उनके विकास को भी बढ़ावा दे सकती थीं। ये कुछ ऐसा था जो कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं कर सकता था। सोल डिवाउरर्स के लिए मनुष्य उनके लिए मौजूद थे और मनुष्यों को उनके विकास के लिए पोषक तत्व बनना चाहिए। हालांकि सोल डिवाउरर्स को यह उम्मीद नहीं थी कि लेलर में मनुष्य कितने मजबूत और बहादुर थे। इसके अलावा वे मौत से भी नहीं डरते थे। वे अपने घर की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते थे। स्टार्क अभी भी उस लड़ाई के दौरान लेलर में आत्मा विस्फोट करने वाले ओवरलॉर्ड्स की ताकत को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। उसे अब भी इसके बारे में सोचकर डर लगता था। तुम जरूर सपना देख रहे हो, सिल्वियो चिल्लाए। फिर उन्होंने जारी रखा, यदि हम तुम्हें एक बार हरा सकते हैं तो हम इसे फिर से कर सकते हैं। स्टार्क, ये लेलर का क्षेत्र है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हारे प्रति दयालु नहीं होंगे। तेज च, सिल्वियो, तुम अभी भी इतने जिद्दी क्यों हो?
सामान्य तौर पर मैं वास्तव में एक साथ काम करने वाले 5 लेलर रूलर से डरता हूं, लेकिन अब तुम में से एक के पास केवल आत्मा बची है जबकि 3 सिर्फ खर्च की गई शक्ति हैं। तुम अकेले हो जो लड़ सकते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा। साथ ही एक बार जब तुम चले जाओगे तो ये शरीर बहाली विफल हो जाएगी, स्टार्क ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह जानता था कि उसने सिल्वियो और अन्य लोगों की कमजोरी को पकड़ लिया है, इसलिए उसने अकेले लेला आने की हिम्मत की। वैलेंटीन और ड्रोगो जानते थे कि इस बार बहाली सफल होना कठिन होगा, इसलिए वे केवल अपने दांत भींचकर रुक सकते थे। वे सिल्वियो को विभाजित करने के लिए छोड़ देंगे। इस क्षण लूफियन घबरा रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? एलोरा की बहाली अंतिम क्षण में है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि सोल डिवाउरर्स स्पष्ट रूप से शांति से नहीं आए थे। 5 लेलर रूलर साथ हैं लेकिन हम ही नुकसान में हैं। ग्रह पर बेशक एलोरा ने सोल डिवाउरर्स के स्टार्क की आवाज़ सुनी, हालांकि उसके पास इसे संभालने का कोई रास्ता नहीं था। स्टार्क, तुम्हें कैसे पता चला कि हम एलोरा के शरीर को बहाल कर रहे हैं? सिल्वियो ने पूछा। इससे पहले उन्होंने इस घटना का भाग्य बताने के लिए स्फायर रिथमतक्स का उपयोग किया था, फिर भी इसने कोई अजीब संकेत नहीं दिखाया। हालांकि स्टार्क सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ। हर कोई जानता था कि आगे कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं होगा। क्या स्टार्क उन्हें बहाली पूरी करने देगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या गलत हुआ? स्फायर रिथमतक्स सिल्वियो की सबसे गौरवशाली निषिद्ध तकनीक थी। इसने इतने लंबे समय तक उनकी सेवा की थी और उन्हें ऐसी उपलब्धियां दी थीं जो आज उनके पास थीं। इसलिए सिल्वियो को इस पर 100% भरोसा था। हाँ सिल्वियो, मैं जानता हूं कि तुम इस समय बहुत भ्रमित होगे। तुम्हारी स्फायर रिथमतक्स कैसे गलत हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें अपनी सबसे गौरवशाली निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने से डरा दूंगा। तुम क्या सोचते हो, क्या ये रोमांचक नहीं है? स्टार्क ठहाका मारकर हंसा। बिल्कुल नहीं। स्फायर रिथमतक्स गॉड टियर सिविलाइजेशन की एक निषिद्ध तकनीक है। इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे बताओ, तुमने किसका उपयोग किया? तुम मेरी स्फायर रिथमतक्स से कैसे बच सकते हो? सिल्वियो ने कड़ाई से पूछा। स्टार्क ने जो कहा उसने उन्हें चिंतित कर दिया। यदि सोल डिवाउरर्स ने स्फायर रिथमतक्स का जवाब देने का कोई तरीका ढूंढ लिया तो लेलर का सबसे बड़ा लाभ समाप्त हो जाएगा। सिल्वियो ने कभी विश्वास नहीं किया होता कि ऐसा हो सकता है। हालांकि अब यह अनिश्चित था। आखिरकार सिल्वियो पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुके थे जो स्फायर रिथमतक्स से प्रतिरक्षित था। वह साहिल था जिससे एलोरा द स्पिरिट केज में मिली थी। वह पहली बार था जब सिल्वियो स्फायर रिथमतक्स के साथ कुछ भी देखने में विफल रहे और इसके कारण उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उस अनुभव के साथ सिल्वियो जानते थे कि कोई स्फायर रिथमतक्स का विरोध कर सकता है। तो सोल डिवाउरर्स ने इससे निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अध्याय 2469। सिल्वियो, यदि तुम गॉड टियर सिविलाइजेशन से स्फायर रिथमतक्स प्राप्त कर सकते हो तो हम क्यों नहीं? भले ही यह शक्तिशाली हो, यह केवल भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है ताकि तुम भाग्य की तलाश कर सको और आपदा से बच सको। हालांकि यह अंत को नहीं बदल सकता। एक बार जब इसकी भाग्य बताने की क्षमता अपनी कार्यक्षमता खो देती है तो लेलर अपनी एक बड़ी सहायता खो देगा। तुम सोल डिवाउरर्स के साथ कैसे लड़ोगे? साथ ही रोबोशस भी खेल में हैं। स्टार्क ने वही कहा जिससे सिल्वियो चिंतित थे। इसने सिल्वियो को और भी अधिक घबराहट में डाल दिया। वे नहीं जानते थे कि स्टार्क सच बोल रहा था या नहीं। यदि यह सच था तो ये परेशानी भरा होगा। वे केवल स्फायर रिथमतक्स पर भरोसा करके भाग्य की तलाश कर सकते थे और आपदा से बच सकते थे। इसी तरह उन्हें अंतिम जीत मिली। फिर भी उन्हें एक दुखद जीत मिली। लेलर में अनगिनत ओवरलॉर्ड्स के बीच सिल्वियो ही एकमात्र जीवित बचे थे। बाकी उस दुखद लड़ाई में मारे गए। बेशक बहुत से सोल डिवाउरर ओवरलॉर्ड्स भी मारे गए। संक्षेप में लाभ प्राप्त करने वाला लेलर ही था। यदि सोल डिवाउरर्स ने स्फायर रिथमतक्स का जवाब देने और इसकी प्रभावशीलता को खोने का कारण बनने का कोई तरीका ढूंढ लिया था तो लेलर मुसीबत में पड़ सकता था। सोल डिवाउरर्स और रोबोशस के सहयोग का सामना करते हुए स्फायर रिथमतक्स की मदद के बिना लेलर के लिए टिके रहना बहुत कठिन होगा। स्टार्क, लेलर की भावना को कम करने के लिए बकवास करना बंद करो। सिल्वियो ने जोर से आलोचना की। वे अपने दिल की घबराहट को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास स्फायर रिथमतक्स से आता था। यदि उन्होंने स्फायर रिथमतक्स खो दी तो सिल्वियो आधे अपंग हो जाएंगे। हालांकि भले ही वे होते, फिर भी उन्हें हराना आसान नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपनी ताकत साबित कर दी थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को कम कर रहा हूं। सिल्वियो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत है? इस बार लेलर के पास कोई उम्मीद नहीं है। न केवल इसका सबसे बड़ा भरोसा स्फायर रिथमतक्स अपनी दक्षता खो चुका है, बल्कि इसे सोल डिवाउरर्स और रोबोशस के सहयोग को भी संभालना है। तुम हमसे कैसे लड़ने जा रहे हो? स्टार्क मुस्कुराया। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोल डिवाउरर्स जैसी अपमानजनक जाति का ब्रह्मांड में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए।
सिल्वियो जोर से बोले, बकवास सिल्वियो, हम एक ऐसी जाति हैं जिसे भगवानों द्वारा मान्यता दी गई है। इस बीच तुम हमारे विकास के लिए सिर्फ पोषक तत्व हो। संघर्ष करना बंद करो और अपने भाग्य को स्वीकार करो। स्टार्क ने पलटवार किया। दो प्रसिद्ध ओवरलॉर्ड्स ने एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे पर अपमान और गालियां बरसाते रहे। सिल्वियो का उद्देश्य स्पष्ट था। वे समय निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे एलोरा के शरीर की बहाली पूरी कर सकें और फिर फैसला कर सकें कि क्या करना है। इस बीच स्टार्क जानता था कि सिल्वियो क्या कर रहे थे, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे जैसे समय बीता, एलोरा महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर लगभग पूरी तरह से बहाल हो गया है। वह प्रसन्न थी। चाहे कुछ भी हो, उसे किसी भी चीज से पहले अपना शरीर बहाल करना चाहिए। एक बार जब वह हो गया तो उसके पास फिर से लड़ने की शक्ति होगी। आत्मा होने के कारण बहुत सारे प्रतिबंध थे। जब वह अपने शिखर पर थी तब वह अपनी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ये देखते हुए कि वे अंतिम क्षण में थे, सिल्वियो जानते थे कि स्टार्क इस मौके को नहीं छोड़ेगा। उनका शरीर फटा और वे स्टार्क की ओर झपटे। साथ ही वे चिल्लाए, लूफियन, ड्रोगो, वैलेंटीन, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं स्टार्क को रोकूंगा। चाहे कुछ भी हो, हमें एलोरा के शरीर को बहाल करने में मदद करनी होगी। बिना चिंता के जाओ सिल्वियो, लूफियन और अन्य दो ने एक ही समय में उत्तर दिया। इस क्षण लूफियन भी अपनी ताकत और अधिक नहीं छिपाना चाहता था। जैसे ही सिल्वियो गए, उसने अरे की गति बनाए रखने के लिए अपना आउटपुट बढ़ा दिया। हाँ सिल्वियो, यदि तुम एलोरा की बहाली पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें हमसे पूछना होगा कि क्या हम सहमत हैं। स्टार्क हंसा। वे कैसे नहीं जान पाते कि सिल्वियो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वे इसी अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे थे। यदि उन्होंने उन्हें बहुत पहले रोक दिया होता तो केवल एलोरा को ही झटका लगता। बाकी लोग जो अरे को बनाए रख रहे थे, जैसे लूफियन और अन्य, यदि वे समय पर भाग जाते तो उन्हें कोई चोट नहीं लगती। हालांकि यह अलग होगा यदि वे उन्हें महत्वपूर्ण क्षण में रोक दें। न केवल एलोरा बल्कि अरे को बनाए रखने वाले लूफियन, ड्रोगो और वैलेंटीन को भी कड़ा झटका लगेगा। अध्याय 2470। स्टार्क इस महत्वपूर्ण क्षण का इंतजार कर रहा था। यदि वह सफल हो गया तो वह एक तीर से 4 शिकार करेगा। उसी समय छाया ने उस ग्रह पर हमला किया जहां एलोरा थी। हालांकि उसे बीच रास्ते में ही सिल्वियो ने रोक दिया, जो वहां पहुंच गए थे। कहने की जरूरत नहीं है कि दो अत्यंत शक्तिशाली ओवरलॉर्ड्स के बीच की टक्कर बहुत शानदार थी। स्टार्क ने सीधे सिल्वियो पर हमला करने से पहले संकोच नहीं किया। सोल डिवाउरर्स के पुराने प्रतिद्वंद्वी के रूप में कोई कह सकता था कि सिल्वियो सोल डिवाउरर्स को सबसे अच्छी तरह जानते थे। जिस क्षण स्टार्क ने हमला किया, वे पहले ही तैयार हो चुके थे। दो ओवरलॉर्ड्स के पहले हमले ने गायब होने से पहले कोई शोर नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि क्या मामला ऐसा ही था? ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि वैलेंटीन या ड्रोगो इसे रोक रहे होते तो स्टार्क का हमला उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता। यहां तक कि लूफियन को भी बहुत कष्ट सहना पड़ता, क्योंकि वह सोल डिवाउरर्स के अजीब तरीकों को नहीं समझता था। सिल्वियो द्वारा स्टार्क के हमले को रोकने के बाद उनका शरीर अचानक स्टार्क के सामने प्रकट हुआ और उनकी आत्मिक शक्ति चरम तक पहुंच गई, इसके पहले कि वह सीधे स्टार्क पर वार करे। यदि वे सोल डिवाउरर्स को हराना चाहते थे तो सबसे अच्छा तरीका उन पर आत्मिक शक्ति से हमला करना था। हालांकि ये खतरनाक भी था। किसी को पता होना चाहिए कि सोल डिवाउरर्स इंसान की आत्मा को निगल जाएंगे। क्या ये सोल डिवाउरर्स के लिए चीजें आसान नहीं बना देगा? सिल्वियो एक चौंकाने वाली ताकत के साथ छाया से टकरा गए। बूम! टक्कर के कारण एक बड़ा धमाका हुआ। उसी समय छाया पीछे हटती रही। पलक झपकते ही वह उस ग्रह से दूर चली गई जहां एलोरा थी। एक बार जब वह दूर हो गया तो स्टार्क के लिए हस्तक्षेप करना और एलोरा की बहाली को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही सिल्वियो उन्हें बीच में रोक रहे थे। जब तक वे कुछ और समय निकाल लेते, लूफियन और अन्य लोग उन्हें अतिरिक्त मदद देने में सक्षम हो सकते थे। जब समय आता तो स्टार्क को भी कुछ गंभीर चोटें आतीं। जब लूफियन ने सिल्वियो को छाया के साथ जाते देखा तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसने अपना पूरा ध्यान अरे की गति पर लगा दिया। ग्रह पर एलोरा का आधा से अधिक शरीर बहाल हो चुका था। केवल उसके सीने के ऊपर का हिस्सा अभी बाकी था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीता, उसका सीना भी बन गया और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सिर, अभी भी बहाल हो रहा था। यदि कोई पुरुष इस दृश्य को देखता तो वह अपनी आंखें नहीं हटा पाता। वे शायद पलक झपकना भी नहीं चाहते। एलोरा का बहाल शरीर नग्न था। उसके पूरी तरह से अनुपातिक शरीर को परिपूर्ण माना जा सकता था, सामान्य पुरुषों की नाक से खून बहाने के लिए पर्याप्त। यदि कोई महिला उसे देखती तो वे भी शर्मिंदगी या हीनता महसूस करतीं। एलोरा ने अपने शरीर के खुले होने के बारे में उदासीन महसूस किया। वह अरे के सबसे गहरे हिस्से में थी, इसलिए उसे कोई देख नहीं सकता था। इसके अलावा एलोरा इस पर ध्यान नहीं दे रही थी।
उसका पूरा ध्यान अपने शरीर को बहाल करने पर था। उसका सिर, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, पूरा नहीं हुआ था। उसके सिर पर सबसे अधिक नसें थीं और इसकी संरचना भी सबसे जटिल थी। इसलिए इसे शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता होगी। जब एलोरा का सिर पूरी तरह से बहाल होने वाला था, शून्य में स्टार्क के होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।